डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, भूल तो नहीं गए मुझे। मैं पहले भी अपनी डायरी के कई केस की जानकारी आपको दे चुका हूं, लेकिन आज जिस केस की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं उसने ना सिर्फ मेरा सर चकरा दिया था बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या ऐसा संभव है? और मेरा यकीन कीजिए, एक बार तो आप भी अपने सर के बाल खींचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये ऐसा केस था। सुबह 9 बजे मैंने घर के बाहर वाले दरवाजे को लॉक लगा दिया था। मैं 5 दिन की छुट्टियों के लिए हिमाचल जाने वाला था। मुझे नहीं पता था कि इस समय मुझे कोई परेशान करने के लिए सीधा घर पहुंच जाएगा। जब भी मैं छुट्टी लिया करता था मैं अपना फोन घर छोड़कर जाया करता था ताकि कोई भी मुझे परेशान न करे, क्योंकि मुझे छुट्टी मिलती ही नहीं थी। छोटे मोटे केस मेरे पास आए ही रहते थे और पुलिस वाले भी हर वक्त मेरी मदद मांगते रहते थे। इसीलिए जब छुट्टी करने का मन होता तो मैं फ़ोन को घर छोड़कर जाता और एक दिन पहले से फ़ोन उठाना मैं बंद कर देता। शायद इसीलिए पुलिस वाले मेरी खोज खबर लेने के लिए सुबह सुबह मेरे घर के बाहर खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे कब मैं घर से बाहर निकलूँगा। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, 3 पुलिस वालों को देखकर मैं समझ चुका था वो जरूर मेरी मदद चाहते हैं और शायद किसी फाइल को यहां पर लेकर आए होंगे। मैंने कहा, देखो अब तो मैं छुट्टी पर जाने वाला हूं, किसी और से तुम मदद ले सकते हो। लेकिन इंस्पेक्टर मेरे करीब आकर कहने लगे, सर बस 10 मिनट के लिए वहां देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो आप चले जाना, बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए, क्योंकि कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि ये केस बहुत बड़ा लगता है। मैंने उन्हें कहा, देखो कोई बड़ा केस कैसे हो सकता है, कोई पुराना केस है। इंस्पेक्टर कह रहे थे, सर बस एक बार, ज़्यादा दूर नहीं है, चलिए हमारे साथ, यहीं पर मैं आपको छोड़ दूंगा अगर आपको लगा कि ये छोटा केस है। अब मैं सोचने लगा था, सच में अगर कुछ बड़ा हुआ तो मेरा मदद करना तो बनता ही है। पुलिस वालों की गाड़ी में बैठकर मैं एक लाइब्रेरी में पहुंचा था, हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। और जैसे ही उसके अंदर में गया, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और एक लाश को देखकर मैं सोचने को मजबूर हो गया, उसे मारा किस तरीके से गया होगा। उसके सर में एक चाकू गाड़ा गया था, छाती पर बहुत सारे अजीबोगरीब निशान बनाए गए थे। ये मारने का वो तरीका था जिसे मैं पहले भी देख चुका था और इस केस को अब तक कोई सुलझा नहीं पाया था। आपको इस केस की जानकारी भी दे दूं, पिछले 5 सालों से कई लोग मारे जा चुके थे और मारने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही था। सर पर एक चाकू गोद देना और उस चाकू को ऐसे ही छोड़ना जिस पर उंगलियों के निशान कभी मिलते ही नहीं। छाती पर भी बहुत सारे निशान बनाए गए होते किसी नुकीली चीज से, लेकिन वो चाकू नहीं होता। इस तरह कई लाशें मिली थीं और इन सब में कॉमन बात एक ही थी, ज़्यादातर लोग क्रिमिनल थे। उन्होंने या तो किसी को मारा था या किसी का रेप किया था। साबित भले ही ना हुआ हो, लेकिन उन पर ऐसे केस चल रहे थे। सबूतों के अभाव में कुछ लोगों को छोड़ा जा चुका था तो कुछ पैरोल पर जेल से बाहर थे। ऐसे लोगों को मारा गया था। ये किसी ऐसे सीरियल किलर का काम था जो कह सकते हैं कि मुजरिमों से नफरत करता था। हमने इस केस को सुलझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सुलझा नहीं पाए थे। अब एक लाइब्रेरियन को भी उसी तरीके से मारा गया है। ये क्या बड़ी मुसीबत है। मैंने इंस्पेक्टर को कहा, तो इसकी फाइल दिखाइए मुझे, इसने क्या किया था। उन्होंने कहा, इन पर कोई केस नहीं था, ये तो बड़े अच्छे थे, इनके बारे में आस पड़ोस वाले भी बहुत ज़्यादा तारीफ किया करते थे, कोई ने गाली निकाल दे ये जवाब तक नहीं देते थे, तो इन्हें उस तरीके से क्यों मारा गया होगा। ये सच में सोचने के लिए काफी था कि
उस सीरियल किलर ने इन्हें क्यों मारा होगा? उसे कुछ ना कुछ ऐसा पता लगा होगा, लेकिन उसने पता लगाया तो लगाया कैसे? फिर इंस्पेक्टर कहने लगे, सर अब आपको लगता है कि ये बड़ा केस हो सकता है? देखिए, काफ़ी समय से हमें ऐसी कोई लाश नहीं मिली थी, और लास्ट टाइम जब हम मिले थे आपने यही कहा था ना कि ऐसा अगर कोई कत्ल हुआ तो सबसे पहले मुझे बुलाना, क्योंकि इस केस को आप भी सुलझाना चाहते हैं। इसके लिए आपको सबूत चाहिए थे, तो यहाँ आपको लगता है आप कुछ ढूंढ सकते हैं। मैं इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और कहा, देखो मेरी सच में किस्मत ही खराब है। मैं 5 दिनों के लिए घूमने जाना चाहता था, और यहाँ आपने मुझे इसीलिए बुलाया है, आपको पता है ये जगह छोड़कर मैं जा नहीं सकता। इंस्पेक्टर कहने लगे थे, सर कुछ तो कीजिए। एक ऐसा सीरियल किलर हमारे शहर में मौजूद है जो मुजरिमों को मारता है, और क्या पता वो मुजरिम है या नहीं, क्योंकि अदालत में उनके खिलाफ सबूत के अभाव पैदा हो जाते हैं, और ये तो एक साधारण इंसान था। वो सीरियल किलर पागल हो गया है, अब और लोगों को भी मार सकता है। कुछ तो कीजिए सर। मैंने वहां पर हर एक चीज को बड़े ध्यान से देखा। लाइब्रेरी में छोटा मोटा कोई सबूत तो उसने छोड़ा होगा। चाकू के ऊपर कोई उंगलियों के निशान नहीं थे। आसपास कोई भी ऐसे निशान नहीं थे जिसे देखकर हम ये कह सके कि उसने कुछ ना कुछ छोड़ा हो। कोई सिगरेट, बीड़ी, कोई पुरानी डिब्बी, कोई कागज, डस्टबिन भी पूरी तरह से खाली था, जैसे वो सामान लिफाफे में भर कर ले गया। मैं सोच रहा, ये तो हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 5 सालों से हमें मिल रहे हैं। एक भी चीज नहीं, जूतों के निशान तक नहीं, और कैमरे भी यहां पर नहीं लगे हुए हैं। बाहर भी दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। उसके बारे में पता लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे, क्योंकि आस पड़ोस में किसी ने नहीं देखा, और इस लाइब्रेरी को सुबह सुबह खोला गया था। उसके बाद जैसे ही पहला ग्राहक यहां पर आया, उसने इस लाश को देखा। मैंने कहा, तो मैं उस आदमी से मिलना चाहूंगा। जब वो यहां पर आया तो उसने सबसे पहले लाश को देखा, या उसने यहां पर किसी और को भी देखा? क्या कोई आवाज हो रही थी? लेकिन तभी एक आवाज मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, किसी के रोने की आवाज। तो मैंने इंस्पेक्टर को कहा, तो इनके परिवार वाले यहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा, परिवार वाले? ये लाइब्रेरी के ऊपर ही इनका घर हुआ करता था, और इनके परिवार वालों में सिर्फ एक ही मौजूद है, बाकी सब मारे जा चुके हैं। मैंने कहा, ओ, तो कौन यहां पर मौजूद है? उन्होंने कहा, इनका पोता। मैं अब उससे मिलना चाहता था। अगर सच में ऊपर घर है तो ये लाइब्रेरियन कब नीचे आए होंगे, कब यहां बैठे होंगे, उसे पता होगा। जब मैं उससे मिला, नीरज एक 13 साल का लड़का था। उसकी उम्र कम थी और रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। मुझे जानकारी मिली कि उस आदमी के परिवार में और कोई नहीं था। वो अपने पोते को पाल रहा था। अब इस हालात में उसके पोते का कोई नहीं बचा था। तो मैं सोचता रह गया, अरे यार, इसके साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। लेकिन मुझे उससे बात तो करनी ही थी, क्योंकि जितनी जल्दी हम सबूत इकट्ठे कर पाए उतनी जल्दी हम उस सीरियल किलर को पकड़ सकते थे। ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। तो मैंने उस बच्चे को उसके बेडरूम में बिठाया और फिर मैं कहने लगा, देखो तुम्हारे दादा लाइब्रेरी कब खोलते हैं? वो रोते रोते बता रहा था, हर सुबह 9 बजे या 9 बजे से 10-15 मिनट पहले वो लाइब्रेरी को खोल लिया करते थे, और इस बार भी 10-15 मिनट पहले ही वो लाइब्रेरी को खोल चुके थे। मैंने उससे कहा, तो तुम्हें कोई आवाज आई हो, ऐसा लगा हो कि बहसबाजी हो रही है या झगड़ा हो रहा है या कुछ गिरने की आवाज? उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन नीचे से जब चीखने की आवाज आई, शायद कोई ग्राहक था जो किसी चीज से डर गया था, और मुझे लगा मुझे दादाजी की मदद करनी चाहिए। लेकिन जब मैं नीचे गया, दादाजी की लाश को देखा, और वो आदमी मुझे कह रहा था कि तुम ऊपर चले जाओ, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। वो सामने वाले अंकल थे। वो कभी कभी सुबह आ जाया करते थे। जब भी उन्हें किसी किताब की जरूरत होती तो वो मांग लिया करते या उधार ले जाया करते थे। ये वही वाले अंकल थे, और वो मुझे कह रहे थे कि तुम मत देखो। लेकिन अपने दादाजी को इस हालात में देखकर मेरा तो बुरा हाल हो चुका था।
मैं उस बच्चे को गले से लगाकर कहने लगा था, ठीक है, तो क्या तुम गवाही दे सकते हो पूरी पूरी घटना की? कितने बजे वो उठे, नीचे तुमने कुछ देखा हो? जब तुम नीचे गए तो तुम्हें ऐसा महसूस हुआ उस आदमी के हाथ में कुछ था, या उसके कपड़े फटे हुए हों, या उसके शरीर पर खून लगा हो? नीरज ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। और वो जो अंकल है ना, वो दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा आपस में बैठकर कुछ बातें किया करते थे। नीरज ने यह साफ कर दिया था कि वो आदमी नीरज के दादाजी का दुश्मन नहीं था। ये लाइब्रेरियन यहां कुछ भी बुरा नहीं करता था। इसीलिए उस बच्चे को मैंने बेडरूम में बैठने के लिए कहा और फिर उस आदमी से बात की। उसने भी गवाही दी कि वो हर रोज कोई ना कोई किताब मांगकर लेकर जाया करता था, क्योंकि उसके घर में जब सभी परिवार वाले काम पर चले जाते, बच्चे स्कूल चले जाते, तो वो अकेला रह जाया करता था। और ये लाइब्रेरियन उसे 30 सालों से जानता था, इसीलिए मुफ्त में किताबें दे दिया करता था। वो भी बोर हो रहा होता तो सुबह सुबह आ जाता कोई ना कोई किताब मांगने के लिए। इस बार भी वो किताब मांगने के लिए ही आया था, लेकिन ऐसे उसने लाश को देखा। उसने बताया कि उसने लगभग 9 बजे ही इस लाश को देख लिया था। इसका मतलब यह है कि 10-15 मिनट में ही यह सब हो गया। उन्होंने इस लाइब्रेरी को खोला, उसके बाद कोई आया और बड़ी जल्दी उसने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। आसपास कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी जो किलिंग्स होती है वो प्लान्ड होती हैं, अच्छे से प्लान की गई होती है। फिर भी 15 मिनट के अंदर अंदर ये सब करना असंभव के समान प्रतीत होता है। उस आदमी पर थोड़ा थोड़ा शक था, लेकिन शक के बिना पर उसे पकड़ा नहीं जा सकता था। थोड़ी सख्ती से पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन उसकी बातों से ये साफ था कि वो सच बोल रहा है। कब कोई झूठ बोलता है, कब कोई सच बोलता है, पता चल जाता है। लेकिन अब मुझे लगा, तो अब किसी से पूछताछ करें तो किससे करें? मुझे तो किसी और पर शक हो ही नहीं रहा है। अगले दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी थी। वहां पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे। सिर्फ उस लाइब्रेरियन के थे, उसके पोते के थे, और बाकी तो ऐसे फिंगरप्रिंट्स मिले ही नहीं। अब क्या करें? वहां कोई सिगरेट की डिब्बी वगैरह और कुछ भी नहीं मिला। हम एक जगह फिर से रुक चुके थे, और ऐसा पिछले 5 सालों से हो रहा था। जब भी वो कातिल कत्ल करता है, उसके बाद एक भी सबूत नहीं छोड़ता। फिर मैं उस लाइब्रेरियन के पोते नीरज से मिलना चाहता था। उसका कोई नहीं है। मैं इंस्पेक्टर से यह भी जानना चाहता था आखिर अब उसके साथ क्या होगा। क्या उसका कोई रिश्तेदार उसे लेने के लिए आया है? दूर का कोई रिश्तेदार तो होगा। जब मुझे ये जानकारी मिली कि उसका दूर दूर तक कोई नहीं है, तो मैंने सोचा उसे अनाथ आश्रम में भर्ती करवा देते हैं। अब वैसे भी उसकी 13 साल उम्र तो हो चुकी है। कुछ ही सालों में वो बालिग हो जाएगा, तो उसकी थोड़ी बहुत हम मदद कर सकते हैं, ताकि उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए और आगे चलकर वो कोई काम कर पाए, मुसीबत में ना फंसे। और यहाँ लाइब्रेरियन में भी कोई काम करने वाले को हम ढूंढ लेंगे, और यहाँ की कमाई उस लड़की को मिल जाया करेगी, ताकि उसका भविष्य बर्बाद ना हो। जब मैं नीरज से मिलने के लिए लाइब्रेरी के ऊपर वाले उस घर में पहुंचा था, वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा था कि मैं घर छोड़कर नहीं जाने वाला, दुनिया बहुत खराब है, मैं बाहर नहीं रहना चाहता। लेकिन उस बच्चे को मैं कैसे समझाता? फिर मैं उस बच्चे से आखिरी बार बस यही कह रहा था, क्या तुम्हें किसी पर शक है? क्या तुम कुछ ऐसा बता सकते हो जो मेरे काम का हो? यानी तुम्हारे अगर दादा को किसी ने मारा है, कुछ तो होगा ना, कोई बार बार घर के बाहर घूम रहा हो, कोई यहाँ पूछने के लिए आ रहा हो, ऐसा कुछ। फिर उस लड़के ने आगे की तरफ अपने दादा की वो पर्सनल डायरी बढ़ा दी थी, और फिर उसने कहा था, ये दादाजी की खास डायरी है। अब पिछले कुछ समय से वो बड़े परेशान रहा करते थे, और ऐसे कभी कभी डर जाया करते थे घर के अंदर भी, जैसे कोई पीछे से उन पर हमला ना कर दे। मैं उन्हें कभी कभी ना बंदूक लेकर डराया करता था कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, आपको पकड़ लूंगा। तो जब मैं पीछे से आता था ना, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाया करते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई उन पर हमला करने वाला हो और वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। उस बच्चे की ये बातें सुनकर मुझे लगा, क्या इस डायरी में कुछ ऐसा मिल सकता है
फिर मैं उस डायरी को घर लाकर पढ़ने लगा था। मैंने घर में उस डायरी को पढ़ने की कोशिश की। अब उसमें वो आदमी ने कुछ भी खास नहीं बताया था। ज़्यादातर तो अलग अलग किताबों के नाम, किताबों के पन्नों के बारे में, कि उसमें ये पहाड़ों की बातें हैं, एक गटर के ढक्कन को कैसे कोई उठाकर ले गया, ऐसे कहानी के हिस्से उसमें बताए गए थे, अलग अलग किताबों के नाम। और मैंने उस पूरी डायरी को रात भर पढ़ा था। बार बार उसमें कुछ ऐसा क्लू ढूंढना चाहता था जो मेरे काम का हो, लेकिन उसमें कोई क्लू नहीं बताया गया था। वापिस उस किताब को लेकर मैं नीरज के पास गया था और मैंने कहा था, देखो बच्चे, ये तुम्हारे दादाजी की डायरी, इसे तुम रख सकते हो, ये मेरे किसी काम की नहीं है, इसमें मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे मैं कह पाऊँ कि इस केस को सुलझाया जा सकता है। फिर उस लड़की ने कहा, देखिए मैं कोशिश करूं, क्योंकि मुझे इतना पता है इस डायरी में वो खास चीज़ें लिखा करते थे और इस डायरी को किसी को पढ़ने नहीं देते थे। ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ खास बात बताई गई होगी। और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटे, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मैंने अलग अलग तरीके से इस डायरी को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई काम की चीज़ है। लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए तुम ऐसा कर सकते हो। बाकी इस घर में तुम कब तक रहना चाहोगे? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? राशन वगैरह और खाने का इंतज़ाम कैसे हो रहा है? उस लड़के ने बता दिया था। काम वाली वहाँ पर आ रही थी जो कि सफाई कर रही थी और खाना भी बना कर जाती। वो अकेले रहना पसंद कर रहा था। मैंने उसे कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो, तुम मेरे साथ रह सकते हो, कुछ समय बिता सकते हो। धीरे धीरे इससे तुम्हारे दादाजी की जो यादें हैं वो तुम पर हावी नहीं होंगी, तुम डिप्रेशन वगैरह में नहीं जाओगे। सच में वो रो रो कर बातें करता था। मुझे बहुत बुरा लग रहा। एक 13 साल के बच्चे का क्या कसूर। फिर अगले दिन जब मैं दोबारा उस लाइब्रेरी में आया था ना, पुलिस वाले मेरे साथ थे। दोबारा एक बार हम हर एक किताब को खंगालना चाहते थे, लेकिन उस लड़के ने मेरे करीब आकर कहा, अंकल देखिए, मैंने डायरी में एक खास चीज़ ढूंढी है, ये आपके बहुत काम आ सकती है। मैं अब उस बच्चे से लगाव महसूस करता था, इसीलिए मैंने उस बच्चे को कहा, बताओ बताओ, उसके बेडरूम में जाकर। और उस लड़के ने वो डायरी दिखाई और फिर उसका पहला पन्ना दिखाया। देखिए, इस पन्ने में एक किताब का जिक्र है, तो उस किताब के बारे में लिखा गया है, उसकी कहानी के जो हिस्से हैं किस पेज पर हैं। लेकिन जब मैंने वो जो किताब है ना वो निकाली, उन पन्नों को खंगाला, तो उन पन्नों पर ये देखिए रेड मार्किंग से खास शब्दों को जैसे राउंड किया गया है। अब उन शब्दों को मिलाकर देखिए, आज से 5 साल पहले ये वाले रोड पर। अब मैंने अखबार में देखा, इस वाले रोड पर इस तारीख को ये घटना हुई थी, ये कत्ल हुआ था। यानी वो इस पर काम कर रहे थे और वो मुझे कहा भी तो करते थे कि मैं भी समझ लो कि एक डिटेक्टिव ही हूँ। भले ही मैं लाइब्रेरी में काम करता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग डिटेक्टिव की तरह काम करता है। मेरे दादाजी ऐसा कहा करते थे। मैंने उस लड़के के हाथ से डायरी खींची, उस पन्ने के ऊपर जो लिखा था, वो किताब के पन्ने खोले। वहां कहानी जरूर थी, लेकिन लाल पेन से गोले बनाए गए थे अलग अलग शब्दों पर। जब उन शब्दों को मैंने पन्ने पर लिखा, ये एक एड्रेस था, ये एक समय था। अब मैंने वो आर्टिकल भी देखा, 5 साल पहले जो उस सीरियल किलर ने कत्ल किया था, ये तो उसकी जानकारी थी। मेरा दिमाग घूमने लगा, ये संभव हो सकता है। यानी ये लाइब्रेरियन उसके बारे में कुछ लिख रहा था। मैं जानकारी का मिलान करने लगा। उसके बाद उस लाइब्रेरियन ने उस किताब के आखिरी पन्नों पर जो शब्द लिखे हुए थे, लाल पेन से राउंड बनाया हुआ था, वो सारे एक तरह से सबूत थे। इतने बजे कत्ल हुआ, इतनी दूर ये पैरों के निशान थे, इस पेड़ को काटा गया, वहां पर इतने जो बिजली वाले लाइनमैन थे वो काम कर रहे थे, उन्होंने किसी को देखा। अब इस लाइब्रेरियन ने लोगों से बात तक की थी, खुद इन्वेस्टिगेशन की थी। ये क्या, इन चीज़ों पर तो हमने भी कभी ध्यान नहीं दिया। फिर मैं पुलिस वालों से मिला और कहने लगा, ये जो 5 साल पहले
पहले वाला कत्ल हुआ था ना, मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए। देखते हैं ये जो लाइब्रेरियन है, क्या इसकी सारी बातें सच हैं? क्या सिर्फ कहानियों के जरिए ये इन केसेस को सुलझाने की कोशिश कर रहा था? ये तो उसी सीरियल किलर के कत्ल की जानकारी है जिसने इसे भी मारा है। तो देखते हैं इन दोनों का कोई रिश्ता है या नहीं। उस केस की फाइल मंगवाई मैंने। उसके बाद उसमें सच में कुछ लाइनमैन थे आगे जो बिजली रिपेयर कर रहे थे, लेकिन उन पर सिर्फ शक था। उनसे थोड़ी बात हुई थी, ज़्यादा पूछा नहीं गया था। और मैं शामिल था उस समय, क्योंकि मैं किसी और केस पर भी काम कर रहा था। तो ये काम करने के लिए मैं पुलिस वालों को भेज रहा था। मेरे पास एड्रेस था। मैं उन बिजली कर्मचारियों के घर जाकर उनसे पूरी बात कर रहा था। और उसके बाद मैंने उनसे ये भी पूछा, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये एक लाइब्रेरियन है, क्या आपसे मिलने के लिए ये आदमी कभी आया था? उन्होंने कहा जी। ये भी कह रहे थे कि मैं पुलिस में हूँ, इन्वेस्टिगेशन का एरिया मेरा है ये वाला। तो उन्होंने इस केस के बारे में पूछा था, हमसे काफ़ी कुछ पूछ कर गए थे। मैंने भी वो बिजली कर्मचारियों से बहुत कुछ पूछा और सच में पता लगा, एक आदमी जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, काले रंग की हुडी, पिछले 4-5 दिनों से ना वहाँ एक खंबे के पास आकर खड़ा हो जाया करता था। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करता था, बस बच्चों को आइसक्रीम लेकर दे दी, या वहाँ पर कभी कभी खड़े खड़े वो सेब खाया करता था। उसका चेहरा इन्हें नज़र नहीं आया था क्योंकि ये ऊपर खंबे पर चढ़े हुए थे और वो आदमी हमेशा नीचे ही रहता। उसके बाद वो पहले वाला कत्ल हुआ था, लेकिन हमारी फाइल में इसके बारे में जिक्र क्यों नहीं है? इससे ये पूछा नहीं गया था। पुलिस वालों को डांटा था मैंने और दोबारा मैं लाइब्रेरी में आया था। इसके बाद मैं उस डायरी के अलग अलग पन्नों में लिखी उन कहानियों को ढूंढने लगा। लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें थी और उन किताबों में वो कहानियां, और जिस भी कहानी में वो लाल रंग से राउंड सर्कल बनाया गया होता, वो क्लूज होते। जितने भी केस थे वो सीरियल किलर के, ये लाइब्रेरियन उस पर काम कर रहा था। सोचकर देखिए, एक लाइब्रेरी में काम करने वाला साधारण 70 साल का आदमी पुराने बंद पड़े केसेस पर काम कर रहा है। उसकी तो पहुंच तक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूछताछ के जरिए जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर वो क्लूज को लिखता जा रहा था। ऐसे क्लूज थे जिस पर हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं था और मैं हैरान होता चला गया। और उसने एक लिस्ट भी बनाई थी। यहाँ उसकी डायरी में सबसे नीचे उस लिस्ट की जानकारी भी होती। और जब मैं घूम फिर कर उस किताब तक आता जिसमें आखिरी पन्ने पर उसने लिस्ट बनाई थी, वो पन्ना गायब था। बार बार मैं घूमकर वहां तक पहुंचता और वो पन्ना हर बार मुझे गायब ही मिलता। एक ही किताब के कई पन्ने फाड़े गए थे जिसमें उसने खास नाम लिखे थे। तो मुझे एक बार के लिए ये लगा, नहीं ऐसा तो नहीं, इस आदमी को उस सीरियल किलर ने सिर्फ इसलिए मारा है क्योंकि ये मुजरिम नहीं था, बल्कि उसके बारे में बहुत कुछ जान चुका था। शायद ये उन केसेस को सुलझाने के बहुत करीब पहुंच चुका था, ये भी तो हो सकता है। और अब मैं इस केस के बारे में डिस्कस कर रहा था नीरज के साथ, एक 13 साल का बच्चा, क्योंकि उसका दिमाग सच में बड़ा तेज था। जिस चीज की तरफ मेरा ध्यान गया ही नहीं था उसका ध्यान गया। हो सकता है भविष्य में वो भी एक डिटेक्टिव बने या एक पुलिस वाला बने और ऐसे बड़े बड़े केसेस को सुलझाए। तो मैं उससे डिस्कस करने लगा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे जो दादा थे वो इसलिए घबराए रहते थे क्योंकि वो जानकारी जुटा रहे थे उस सीरियल किलर के बारे में, और वो कोई भी हो सकता है, और उन्हें कोई ऐसा क्लू मिल गया था जिससे उन्हें पता लगा कि वो आदमी शायद उन्हें भी मार सकता है, इसीलिए उस सीरियल किलर ने वो आदमी को मारा होगा। नीरज से मैंने ये पूछा और नीरज का मानना भी यही था। अब नीरज ज्यादा बातों के बारे में पता नहीं लगा सकता था, लेकिन उस डायरी में जितने भी पन्ने थे उनकी किताबें ढूंढने में वो मेरी मदद कर रहा था। धीरे धीरे कुछ क्लूज ऐसे थे जो मेरे काम के थे, लेकिन वो किताब जिसका पन्ना फटा हुआ था, अगर वो पन्ना मेरे हाथ लग जाता शायद बहुत बड़ी जानकारी मिल जाती।
उस सीरियल किलर के बारे में। लेकिन अगर उस लाइब्रेरियन ने यह जानकारी जुटाई है तो मैं भी वो जानकारी जुटा सकता हूं। मैंने जितने भी पुराने केसेस थे उस सीरियल किलर से जुड़े हुए, सबकी फाइल्स उस लाइब्रेरी में मंगवाई थी। मैंने कह दिया था कि अब से मैं इस लाइब्रेरी में रहूंगा, नीरज का ध्यान भी रखूंगा, और मुझे लगता है यहां पर मेरी आंखों के सामने कुछ है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है। रात के 12 बजे होंगे। मुझे तो नींद आ गई थी। मैं एक फाइल को खंगाल रहा था। मेरी कब आंख लग गई टेबल पर बैठे बैठे मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन रात के 1 बजे नीरज जागा हुआ था, उन किताबों में खंगाल रहा था, और उसने मुझे हिलाकर उठाया और फिर कहने लगा, ये देखिए, इस किताब में एक फोटोग्राफ भी है, और इस फोटोग्राफ में देखिए बड़ा सा लाल सर्कल मेरे दादाजी ने बनाया है। क्या ये फोटोग्राफ किसी काम की है? उस फोटोग्राफ में नीरज भी था, जो काफी छोटा था। 5 साल पहले की बात है। वो लाइब्रेरियन और साथ में 4 लोग। अब इनमें से 2 लोग मारे जा चुके थे। ये वही 2 लोग थे जो उस सीरियल किलर का शिकार बन चुके हैं। यानी वो इस लाइब्रेरियन को, नीरज के दादा को जानते थे। फिर मैंने ढूंढा आखिर उनके खिलाफ केस कौन सा चल रहा था। उन पर लूटपाट का केस चल रहा था जो साबित नहीं हुआ था। एक घर में से चोरी हुई थी। अब इनका घर उनके पड़ोस में है। इन पर इल्जाम जरूर लगा था लेकिन कभी साबित नहीं हो पाया था। अब ये भी मारे गए थे और माना यही गया कि उस सीरियल किलर ने मारा है तो उसके पास सबूत होंगे, उसने इन्हें मौत के घाट उतार दिया होगा। लेकिन जिस घर में चोरी हुई थी वहां पर जो परिवार रहा करता था वो परिवार नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वही असल में अपने गहने सब कुछ लेकर यहां से जा चुके हैं, जबकि पुलिस वालों की थ्योरी थी हो सकता है उन्हें मार दिया गया हो, लेकिन उनकी लाशें नहीं मिली। जब तक लाशें नहीं मिलती तब तक किसी को मरा हुआ घोषित नहीं किया जा सकता, इसीलिए उनके खिलाफ केस बन नहीं पाया। लेकिन हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो, इसीलिए उन दोनों को मारा गया था। लेकिन इस फोटोग्राफ में जो पीछे वाले 2 लोग हैं, ये वो 2 वकील थे जो उन दोनों के लिए केस लड़ रहे थे। अगर इस लाइब्रेरियन ने इस फोटोग्राफ पर सर्कल मारा है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे इसका पता लगाना होगा। मैं उन दोनों वकीलों से मिलना चाहता था। मुझे अपने घर में देखकर गौरव खन्ना, जो कि पहला वकील था, वो तो घबरा ही गया। उसके हाथ पांव फूल गए। जिसके बाद वो मुझसे जब बात कर रहा था वो बड़ा डरा डरा सा बात कर रहा और सोच समझ कर बात कर रहा, यानी वो कुछ तो छिपा रहा है। मैंने सख्ती से बात की लेकिन वो कुछ बताना नहीं चाहता था। पता नहीं किस चीज से डरा हुआ। हो सकता है उसे लग रहा था कि उसका नाम भी इसमें आ सकता है। फिर मैं दूसरे वकील से अगले दिन मिलना चाहता था। शायद गौरव खन्ना ने फोन करके उसे बता दिया होगा, लेकिन उस रात उसने आत्महत्या कर ली। घर में फांसी का फंदा लगाया। अब इसे इस केस के साथ कैसे जोड़ दे? इसे किसी सीरियल किलर ने नहीं मारा था बल्कि उसने आत्महत्या कर ली। एक कांस्टेबल कह रहा था कि यही वो सीरियल किलर होगा। उसे पता लग गया, अब वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। और मैंने उस पुलिस वाले को समझाया, इतने सीरियल किलर्स के केस में सुलझा चुका हूं, मैं उनका दिमाग पढ़ सकता हूं। वो तब तक हार नहीं मानते जब तक कोई एक भी तरीका बचा हो, बचने का या भागने का। ये वो नहीं हो सकता। सीरियल किलर कभी भी आत्महत्या नहीं करते। वो बहुत तेज दिमाग होते हैं। अगर वो आत्महत्या करें भी तो समझ लेना कि उनका कत्ल हुआ है। वो कांस्टेबल मेरी थ्योरी को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे पता है ऐसे लोगों के दिमाग बड़े शातिर होते हैं। ये वो नहीं हो सकता क्योंकि उसके खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं था, सिर्फ कुछ पूछताछ ही करता। इससे उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया नहीं जा सकता था। लेकिन अब मैं गौरव खन्ना को सचेत कर रहा था, आपके खिलाफ कुछ बड़ा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको वो सीरियल किलर मारने की कोशिश करे। वो डर गया था। मैंने उससे पूछा था, आप कुछ बताना चाहते हैं? इस केस में हमें पक्के सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप मदद कर पाएं, वो दोनों लोग जो मारे गए थे, आपने उनका केस लड़ा था। मैं बस ये जानना चाहता हूं, क्या सच में उन्होंने वहां पर चोरी की थी और वो परिवार जो गायब है,
क्या सच में वो गायब है या उनके साथ कुछ हुआ था? गौरव खन्ना कुछ बताना नहीं चाहते थे। अब वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे। उनके खिलाफ मैं वारंट भी नहीं निकाल सकता था क्योंकि बस एक तस्वीर मिली है, उस तस्वीर पर रेड सर्कल है, और मैं क्या कर सकता था? फिर मैं थोड़ा अलग तरीके से, शांत दिमाग से इस केस के बारे में कुछ जानना चाहता था। मैंने नीरज से बात की और नीरज ने मुझे कहा, दादाजी का एक लॉकर भी था बैंक में, उनके लॉकर में कुछ ऐसा मिल सकता है जो काम का हो। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो कुछ ना कुछ ज़रूरी चीज़ उन्होंने छिपा कर भी रखी होगी। चलो बैंक में जाकर देखते हैं। और वैसे भी उन्होंने नॉमिनी तुम्हें बनाया था ना, तो ये काम तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो। अकाउंट वैसे भी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र हो ही गया होगा। बैंक में जाकर उस लॉकर को खुलवाया था और उस लॉकर में सिर्फ एक ही चीज़ पड़ी हुई थी, एक पेन ड्राइव। उस पर एक स्टिकर लगा था जिस पर लिखा हुआ था, अगर मैं मारा जा चुका हूं तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी उन्होंने इस पेन ड्राइव को रखा ही इसलिए था कि कभी उन्हें कुछ हो जाए तो इस पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाए। बस फिर क्या, उस पेन ड्राइव को मैंने अपने लैपटॉप पर लगाया और उसमें कई केसेस की जानकारी थी। जितने भी केस थे उनके सबूत कहाँ पर मिलेंगे साफ शब्दों में लिखे गए थे, ना कि किताबों की कहानियों की पहेलियों के जरिए। यानी अब हम भी इसमें कुछ कर सकते थे। और मैं हैरान हो गया, एक लाइब्रेरियन इतनी आगे तक पहुंच गया, इतनी मुश्किलों को झेला। 5 सालों से वो लाइब्रेरियन इसी पर काम कर रहा था। और फिर उस तस्वीर के बारे में भी बताया गया था। तस्वीर पर उसने सर्कल मारा था और उस पेन ड्राइव की एक नोटबुक फाइल में ये लिखा हुआ था कि मुझे लगता है कातिल इस तस्वीर में है, यही कातिल है। बस मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा अगर उस लाइब्रेरियन को इन सब में से किसी पर शक है तो एक ही तो बचा है, गौरव खन्ना। गौरव खन्ना कातिल हो सकता है, लाइब्रेरियन को शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं है। घूम फिर कर सोई गौरव खन्ना की तरफ जा रही, लेकिन 1-2 फाइल्स में ही, बाकी भी तो कत्ल हुए हैं। उस समय गौरव खन्ना विदेश में मौजूद था, आखिर इसके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, उससे दोबारा पूछताछ करनी होगी। लेकिन अब गौरव खन्ना मुझसे मिलना नहीं चाहता था और मैंने पुलिस वालों को कह दिया था, आप ऐसा करो, उसके घर के इर्द गिर्द रहो। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खरीदता है, क्या सच में वो कोई ऐसे कपड़े पहनकर भी कभी घर से बाहर निकलता है जिसमें वो अपने चेहरे को छिपाना चाहता है, या किसी ऐसे से मिलता है जो कोई मुजरिम हो, जो इस तरह से कोई कत्ल कर सके, कोई सुपारी लेकर। ऐसे लोगों की जानकारी निकालना शुरू करो। पुलिस वालों ने ये काम कर दिया था। एक पुलिस वाला पान वाला बनकर उसके घर के आगे एक टपरी में बैठा रहता, जो मुझे ये जानकारी देता वो कब बाहर निकल रहा है, कब घर के अंदर है। लेकिन इससे भी कोई खास फायदा हो नहीं पा रहा था और घूम फिर कर मैं फिर वहीं पर पहुंच चुका था। नीरज बहुत ज़्यादा निराश था और नीरज कह रहा था, दादाजी ने कुछ तो ऐसा ढूंढ लिया था कि पिछले कुछ दिनों से उनके सर पर पसीना टपकता रहता था और वो हमेशा कहते थे कि ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर ये नाम मैंने ढूंढ लिया। हो सकता है ये नाम को सुनने के बाद शहर में आतंक फैल जाए। मैं नीरज से रात के वक्त बात कर रहा था और नीरज ने मुझे अपने दादा की वो डायरी दिखाई और फिर उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। सच में नीरज एक जीनियस था। भले ही 13 साल का था, लेकिन उसका दिमाग सच में इतना तेज चलता था। उसने कहा, सर इस डायरी में जितने भी क्लूज हैं, जितने भी केसेस पर काम किया जा रहा है, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए। यहाँ पर क्लूज हैं किताबों के। आप किताबों में जाएंगे तो वहाँ रेड सर्कल लगा हुआ होता है, लेकिन उस किताब की शुरुआत में एक तारीख लिखी होती है। ये वही लाल पेन से तारीख लिखी है, यानी जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई होगी। और एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए, दादाजी ने तारीख कौन सी लिखी है, यानी कत्ल से कुछ दिन बाद की तारीख। यानी ये उसी समय से काम कर रहे हैं इन केसेस पर 5 सालों से। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे दादाजी को जब कत्ल हुआ उसी समय किसी पर शक
था, इसीलिए वो इस केस पर काम कर रहे थे। एक बार सोच कर देखिए। मैंने उस डायरी को देखा। उसके बाद सारी किताबें मेरे सामने थी। मैं एक एक करके उन्हें खंगालने लगा। सच में ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। यानी एक इंसान कत्ल के 2-3 दिन बाद जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस जगह घूमा करता था, देखा करता था, कत्ल का तरीका जाना करता था। ये उसी समय सुलझाना चाहता था या इसे पता था, किसी पर शक था, बस पक्का करने के लिए उस जगह पर ये लाइब्रेरियन आया करता था। मुझे भी नीरज की तरह थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, लेकिन आखिर में पता कैसे लगाऊं? मैंने पुलिस वालों को कहा, क्या कुछ ऐसा मिला जो गौरव खन्ना के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके? क्योंकि गौरव खन्ना इस लाइब्रेरियन को भी जानता था, लेकिन अब तक वो घर से बाहर निकला ही नहीं। सामान कोई और लेकर आता है और वो घर में ही रहता है। जैसे उसे शक हो गया है कि उस पर निगरानी की जा रही है। हो सकता है पुलिस वालों में कोई ना कोई हो जो जानकारी लीक कर रहा है। अब उस केस की फाइल्स बार बार मैं देखता जा रहा तो मुझे सपना भी उसी का आ रहा था। चाकू भी एक ही तरह का इस्तेमाल किया गया जो सर में गाड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन इस चाकू को बनवाया गया था। यह बाजार से खरीदे गए चाकू नहीं थे। शुरू से ही मुझे लग रहा था हो सकता है ये चाकू बनाने वाला कोई आदमी हो, लेकिन ऐसा कोई आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कोई अपने घर में बनाता होगा। फिर नीरज ने अगले दिन मुझे कहा था, सर एक चीज मुझे बड़ी अजीब लग रही है, आपने ध्यान नहीं दिया। जो आखिरी केस है, करीबन 20 केस, उसकी जितनी भी किताबें हैं वो सामने वाले उस शेल्फ से ही हमने निकाली है। देखिए तो सही, सबसे पहले वाली फाइल निकाली थी, उसके बाद नीचे दूसरे नंबर पर, फिर उसके नीचे वाले लाइन से तीसरे नंबर पर। अब ऐसे ही एक लाइन बनी है और दूसरी तरफ से भी लाइन बनी है। ये तो जैसे एक क्रॉस बनाया गया है। मैंने भी उस शेल्फ को देखा, बिल्कुल ये जैसे एक क्रॉस बनाया गया है। इन किताबों को उसी जगह पर ऐसे रखा गया है जैसे कोई इशारा किया गया हो। इशारा किस चीज की तरफ किया गया है? क्या इस शेल्फ के बीच में कुछ है या इस शेल्फ के पीछे कुछ है? मैंने शेल्फ की सारी किताबों को नीचे गिराया था, फिर उस लकड़ी को जोर जोर से हिलाया था। जब मैं उस लकड़ी को जोर जोर से हिला रहा था तो ये साफ हो गया था कि ये जो शेल्फ है इसके पीछे खाली जगह है। यह लाइब्रेरी काफी ज्यादा पुरानी है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं। तो ये पीछे एक मोटी दीवार थी। जैसे ही शेल्फ को मैंने उखाड़ डाला तो पीछे एक जगह थी, कह सकते हैं आप एक साधारण सी जगह, जो कि नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ इशारा कर रही। नीचे से कुछ ईंटें निकाली मैंने और ये सही था। लाइब्रेरी के नीचे छोटा सा तहखाना है, एक छोटा कमरा बनवाया गया है। नीचे मैं नीरज के साथ पहुंचा था और नीचे पहुंचते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। नीचे एक तरफ रखे हुए थे 50 से ज्यादा चाकू जो नए बनाए गए थे। वहां पर साफ सफाई का सारा सामान रखा गया था और भी बहुत कुछ रखा गया था। और वहां तस्वीरें लगी हुई थी उन लोगों की जिन्हें मारा गया होगा। ज्यादातर पर क्रॉस लगा था। कुछ थे जिनका शायद चुनाव किया गया होगा, लेकिन अभी तक उन्हें मौत के घाट नहीं उतारा गया था। ये क्या, यहां ये सब कैसे है? और नीरज ने मुझे कहा, यहां पर दादाजी आया करते थे, रात के वक्त भी वो खास काम करते रहते थे और मुझे कहते थे तुम ऊपर ही रहो। लेकिन अगर नीरज के दादाजी ने सबको मारा है और असली सीरियल किलर नीरज के दादाजी हैं, तो नीरज के दादाजी को किसने मारा? मैंने पुलिस को कॉल कर दी थी। पुलिस वाले वहां पर पहुंच चुके थे। नीचे वाले तहखाने से सामान निकाला जा रहा था। सूखे कपड़े, खून से सने हुए, बहुत सारा इतना सामान वहां भरा पड़ा था जो सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। सभी पुलिस वाले यही कहे जा रहे थे। आखिरकार हमने उस कातिल को ढूंढ निकाला। नीरज के दादाजी, ये लाइब्रेरियन ही वो सीरियल किलर था
जो 5 सालों से इतने लोगों को मार चुका था। और जैसा कि नीचे पड़ी किताबों में बताया गया था, साफ साफ उस आदमी ने लिखा था, जो मुजरिम है सबसे पहले उनका जुर्म साबित करो और उसके बाद उन्हें सजा दो। लेकिन कई बार कोर्ट में सबूत के अभाव में मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जितने सबूत हैं उससे तो ये साफ हो रहा है कि उसी ने कत्ल किए हैं। लेकिन कानून को तोड़ मरोड़ कर वो बच निकलते हैं। किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, सजा तो बननी चाहिए। ये साफ साफ लिखा गया था। इससे पुलिस वाले खुश थे। आखिरकार केस को सुलझा लिया गया। वो लाइब्रेरियन ही असल में वो सीरियल किलर था। लेकिन एक ऐसा सवाल जो सबसे बड़ा था, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, अगर इसने सबको मारा तो इसे उसी तरीके से किसने मारा? ये सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब चाहिए था। और सब अपने सर को पकड़ बैठे थे, अपने सर के बाल खींचने लगे थे। ये कैसे संभव है? इसे कौन मार गया? उस आदमी से भी पूछा गया जो पास में था, जो सुबह सुबह सबसे पहले आया था। उसने भी यही कहा कि मैं जब यहां पर आया तो लाश पड़ी हुई थी, कोई भी यहां पर मौजूद नहीं था। फिर मैं सोचता रह गया और एक बार यह बात मैं नीरज से करना चाहता था। मैंने पूछा नीरज को, तुम्हें क्या लगता है, अब ये तो साबित हो गया कि ये जितने भी कत्ल किए हैं ये तुम्हारे दादाजी ने किए हैं, क्या तुम ये मानते हो? उसकी नजरें झुक चुकी थी। वो मानता था। वो एक जीनियस था। वो नकार कैसे सकता था सच्चाई को? और ये सच्चाई वो खुद सामने लेकर आया था। फिर उसने कहा, एक सच्चाई ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे ये बताना चाहिए। दादाजी ने मना किया था। मैंने नीरज से पूछा, ऐसा क्या है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? और नीरज ने कहा, कुछ है जो मुझे आपको दिखाना है, वो मेरे कमरे में रखा हुआ है। उसने मुझे एक ऐसी मशीन दिखाई जिसके बीच चाकू लग सकता था। अब उस मशीन को अगर किसी आदमी के सामने रखो, जैसे बंदूक से गोली निकलती है, उसके बीच से स्प्रिंग के जरिए चाकू निकलता है। और ऐसे ही वो चाकू इस मशीन से निकला था, उसके दादाजी के सर पर लगा था। उस समय नीरज वहां पर मौजूद था जब उसके दादाजी मारे गए थे। और नीरज ने बताया, उसके दादाजी ने बस इतना ही कहा था, सामने उस टेबल पर ये मशीन रखी होगी, जब मैं नीचे गिर जाऊंगा आवाज आएगी, इस मशीन को उठाकर ऊपर ले आना। और ऐसे बनाया गया था उसे कि अगर उस मशीन को खोलकर 3 अलग हिस्सों में रखा जाए तो वो साधारण सी कोई चीज लगती, खेलने वाली कोई खास चीज, लेकिन तीनों को जोड़ने के बाद वो चाकू तेजी से फेंकने वाली मशीन बन जाती। नीरज ने बस इतना ही किया था। अपने दादाजी की लाश सबसे पहले उसने देखी थी और उसने उस मशीन को उठाया, कमरे में लेकर आया, उसे 3 हिस्सों में खोल दिया, क्योंकि उसके दादाजी ने यही कहा था। फिर उसने अपने दादाजी की वो चिट्ठियां दी जिसमें उन्होंने कबूला था उन्होंने सब लोगों को क्यों मारा, कैसे मारा, सारे सबूत वहां पर मौजूद थे। और आखिर में उन्होंने अपनी मौत भी खुद निश्चित की है, क्योंकि जितने भी मुजरिम हैं उनका मरना जरूरी है। और अब उन्होंने ज्यादातर लोगों को मार डाला था जो वो बुरे समझते थे, और अब वो भी बुरे बन गए थे, तो उन्होंने अपने लिए भी ये जाल बिछाया था। और क्योंकि इसमें इस्तेमाल वो कर रहे थे नीरज का, नीरज को पता रहता था कि वो मारने वाले हैं, लेकिन नीरज कुछ कर नहीं सकता था। उस समय वो 8 साल का था जब उसके दादाजी ने पहली बार किसी को मारा था। और उसके बाद वो किताब में ये चीजें लिखते रहते क्लूज की तरह, ताकि जब अंत में वो मरेंगे तो पूरा का पूरा सच बाहर आ जाए और कोई और इसमें ना फंसे। मारने का तरीका, ये जाल, ये चालाकी, उसके दादाजी ने सब कुछ प्लान किया हुआ था। और रोते रोते नीरज मुझसे ये कह रहा था। और इस तरह मैंने पुलिस में गवाही दी थी। मेरी गवाही उस फाइल में लगाई गई थी, क्योंकि नीरज ने मेरे सामने ये सब कुछ बताया था। उसे पता था उसके दादाजी ये सब कर रहे हैं।
उसके दादाजी जीनियस थे और नीरज भी एक जीनियस है। इस तरह इस केस को सुलझाया गया। भले ही कुछ सजा नीरज को भी मिलनी थी, लेकिन उसे जेल में नहीं भेजा जाता क्योंकि वो एक नाबालिग था, तो उसे जुवेनाइल होम में भेजा गया। घर आ चुका था मैं और तब जाकर मैंने सुख की सांस ली। उस रात मैं सोच रहा था उसके दादाजी कितनी बड़ी प्लानिंग की, और सच बताऊं तो कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया। उन्होंने खुद अपने बारे में धीरे धीरे सब कुछ रिवील किया और नीरज को यह भी बताया था कैसे उसे धीरे धीरे मदद करनी है। जब उसकी लाश मिलेगी वो डायरी देनी है, किताबों में से क्लूज निकालने हैं, फिर क्रॉस के बारे में बताना है। और उसके दादाजी को पता था कि इस केस पर मैं काम कर रहा हूं, तो मेरे नाम पर भी चिट्ठियां दी गई थी ताकि मैं किसी को ना फंसाऊं। लेकिन उस रात सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया, क्या उसके दादाजी इतने ज्यादा जीनियस थे जैसे कि नीरज है? अगले दिन सुबह सबसे पहले उसके दादाजी की जानकारी में जुटाने लगा। उनकी उम्र 70 साल थी। 70 साल पहले वो कहां पर पढ़ा करते थे, क्या काम किया करते थे? लाइब्रेरियन बनने से पहले वो एक टीचर थे, सरकारी टीचर। उस स्कूल में उनके कुछ पुराने दोस्त, मैं उनसे बातें करने लगा। स्कूल में वो कैसे हुआ करते थे, पढ़ने में कितने तेज थे? वो बता रहे वो साधारण थे। मैंने कहा साधारण उनके नंबर ज्यादा नहीं आते थे या वो चालाक थे? उन्होंने कहा नहीं, वो बड़े शरीफ थे, गुस्से में भी किसी से बात नहीं करते थे और कभी कभी डांट भी खा लिया करते अगर गलती किसी और की हो तो। दोस्ती के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, बहुत वफादार थे। मैंने उनकी मार्कशीट्स भी निकाली। सच में स्कूल में वो साधारण थे, जहां वो पढ़ाया करते थे वहां पर भी वो साधारण थे। लाइब्रेरियन थे तो साधारण काम ही करते थे, उन्हें कोई जीनियस नहीं कह सकता। तो ये काम वो कैसे करने लगे? क्या सच में उन्होंने अपने अंदर वो सब कुछ छिपा कर रखा था, या कोई और उनका इस्तेमाल कर रहा था जो बहुत बड़ा जीनियस हो? एक बार के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरी आंखें खुल गई थीं और सब कुछ साफ साफ मुझे दिखने लगा था। ये कैसे संभव है? मैंने खुद गवाही देकर नीरज को इस केस से बाहर निकाला क्योंकि उसने मेरा पूरा भरोसा जीत लिया था। मैं लाइब्रेरी में चीजों को खंगालता गया, देखता गया। जिन किताबों को नीरज पढ़ा करता था वो कौन सी हैं? डिटेक्टिव वाली। वो उन नॉवेल्स को जब पढ़ता था ना, एक भी पन्ने पर हाथ नहीं लगाता था, वो किसी और चीज से पन्ने पलटा करता था। उसके स्कूल में दोस्तों से बात की और दोस्त कहते कि वो झगड़ा नहीं करता था, अगर किसी से बदला लेना हो तो किसी और को वो भड़काता, उसका इस्तेमाल करता, इस तरह वो बदला लेता। स्कूल में वो जीनियस था, जब चाहे जिसे वो याद करना चाहता है वो बड़ी आसानी से कर लेता था, लेकिन प्लानिंग ऐसी करता कि कोई समझ नहीं पाता। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मुझे लगा ऐसा तो नहीं, नीरज के दादाजी सिर्फ मोहरा थे और असली प्लानिंग नीरज कर रहा था जब से वो 8 साल का था। जीनियस जो होते हैं वो बचपन से ही ऐसे होते हैं, और कुछ लोग जो अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को सजा क्या नीरज के दादाजी दिलवाना चाहते थे या नीरज दिलवाना चाहता था? और वो जो मशीन है उसे उसके दादाजी ने बनवाया था या नीरज ने बनवाया था? और किस तरह इस केस को खत्म करना है, प्लानिंग के जरिए बचना है, एक जीनियस ही ये करेगा ना। उसके दादाजी तो खत्म, अब नीरज पर कौन शक करेगा? और अगर वो अलग तरीके से किसी को मारने लगे तो इस केस से उसे कभी जोड़ा भी नहीं जाएगा। मैं जुवेनाइल होम में नीरज से मिलने के लिए पहुंचा था और मुझे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था और कहने लगा, अंकल आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं, क्या मैं यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाऊंगा? क्योंकि मुझे सजा क्यों मिल रही है, मैं तो अकेला बचा हूं ना। फिर मैंने नीरज से पूछा, नीरज एक बात बताओ, 5 साल पहले अचानक तुम्हारे दादाजी को
ये सब कैसे सूझा कि किसी को सजा देनी चाहिए? नीरज ने कहा, मुझे नहीं पता, दादाजी पहले से ही जीनियस थे। और फिर मैंने नीरज से पूछा, नीरज एक बात सच बताओ, ये सारी जो प्लानिंग की गई थी ये दादाजी ने की थी या तुमने की थी? क्योंकि तुम्हारे दादाजी इतने जीनियस नहीं थे जितने तुम हो। एक बार मैंने नीरज के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी और सब कुछ साफ हो गया था। फिर उसने नीचे देखकर कहा, सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब मैं तो 13 साल का बच्चा हूं। अब 5 साल पहले मैं 8 साल का था। तब तो मुझे होश भी नहीं था। मुझे तो खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है ना, ऐसा कुछ मैं थोड़ी ना कर सकता हूं। आप समझ तो सकते हैं ना सर। और बस इतना कहकर वो पीछे की तरफ बढ़ने लगा था। मैं हक्का बक्का था। मैंने पुलिस वालों को समझाने की कोशिश भी की थी कि ये सब नीरज का किया धरा है, लेकिन अब कोई मानने को तैयार नहीं। केस खत्म हो चुका था। नीरज के दादाजी ने सब कुछ किया है, ये इस केस को सॉल्व करके बताया गया था। लेकिन मुझे पता है वो लड़का कुछ समय जुवेनाइल होम में रहेगा। बाहर निकलते ही वो कहां चला जाएगा कोई ढूंढ नहीं सकता। और मैं ये भी जानता हूं वो भविष्य में क्या करने वाला है। ऐसे लोगों को पहले ही रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है वो मेरी पहुंच से बहुत आगे निकल चुका है। शायद अब मैं उसे रोक ना पाऊं और मैं इस केस को खोलने की कोशिश दोबारा से कर रहा हूं, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिल रही है। और जैसा मैंने सोचा था कुछ समय बाद बिल्कुल वैसा हुआ था। नीरज जब जुवेनाइल होम से बाहर निकला था उसके बाद वो लाइब्रेरी में नहीं गया था। उस घर में दोबारा वो नहीं गया। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। उसे ढूंढने की कोशिश हुई, लेकिन एक मुजरिम की तरह नहीं, एक खोए हुए बच्चे की तरह। लेकिन मैं आज तक जानता हूँ वो जहाँ पर भी होगा बुरा ही कर रहा होगा। 8 साल की उम्र में उसने इतना दिमाग लगाया। अब तो वो बड़ा होगा। शायद आज वो एक बड़ा मुजरिम बन चुका होगा या उससे भी कुछ ज़्यादा। इस केस को मेरी लिस्ट में सुलझा हुआ केस माना जाता है। भले ही मैं इसे सुलझा ज़रूर पाया था, लेकिन कानूनी तौर पर नहीं, अपने दिमाग में। लेकिन जिसे सज़ा मिलनी चाहिए थी उसे सज़ा दिलवा नहीं पाया था। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में? क्योंकि हर बार हम जीत नहीं पाते। कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो हमें हिला कर रख देता है।